यह कहानी है हेवनली राल्म के क्राउन प्रिंस एफिंग की, जो अपनों की ही साजिश का शिकार बनके मारा गया। लेकिन कहानी वही खत्म नहीं होती। 3000 साल बाद एक अनाथ लड़के के टूटे फूटे शरीर में उसकी आंखें दोबारा खुलती है। ना उसके पास रुतबा है, ना ताकत, ना कोई सहारा, सिर्फ एक मिस्टीरियस गोल्डन पिल और उसके पिता ने दी हुई सबसे खतरनाक टेक्निक। अब शिकार लौट चुका है। जिन्होंने उसे धोखा दिया, जिन्होंने उसका सब कुछ छीन लिया, अब वक्त उनका नहीं, वक्त है यह फिंग के बदले का। तो चलिए रिवेंज की इस दास्तान को विटनेस करेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक नरेटिंग वॉइस बताने लगी कि 3000 साल पहले ह्यूमन रेस का एक सबसे स्ट्रांगेस्ट एपर था, जिसे एक किंग नाम से जाना गया। एक किंग ने अकेले ही फॉरबिडन जोन ऑफ लाइफ में एंटर किया। यह जगह काफी ज्यादा खतरनाक थी। दरअसल इस फॉरबिडन जोन ऑफ लाइफ में उन्हें गोल्डन डिवाइन पिल की तलाश है। यह गोल्डन पिल एक ऐसा एलिक्सर था जो कि किसी भी बॉडी पर लगे हुए कर्व्स को ब्रेक कर सकता, और एपर ये किंग इस गोल्डन पिल को अपने बेटे एफिंग के लिए हासिल करना चाहते, ताकि एफिंग का लाइफ स्पैन एक्सटेंड हो जाए। दरअसल क्राउन प्रिंस एफिंग एक कर्स बॉडी के साथ पैदा हुआ था और उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। एपर ए किंग अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकते। इसी वजह से उन्होंने इस फॉरबिडन जोन में एंटर किया। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर फाइनली इस गोल्डन डिवाइन पील को हासिल किया था। मगर पता नहीं कैसे यह खबर फैल गई। उस वक्त डिवाइन डायनेस्टी ऑफ क्रिएशन का चांसलर था टोंगशियान। टोंगशियान एपर की पोजीशन को हथियाना चाहता था, तो उसने सीधे पैलेस पर हमला कर दिया। एपर किंग की तो पुरानी इंजरीज ही अभी तक हील नहीं हुई थी, और इसी वजह से उन्होंने अपने आखिरी दम तक दुश्मन टोंगशियान का मुकाबला किया। उस जंग में क्राउन प्रिंस एफेंग भी बुरी तरह से घायल होकर मारा गया, और यही डिवाइन डायनेस्टी का अंत था। साथ ही गोल्डन डिवाइन पिल का क्या हुआ, यह भी एक एंशिएंट मिस्ट्री बनकर किताबों में कैद रह गई। और अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। यहाँ पर हमें एक डंजन का नजारा दिखाया गया। यहाँ पर एक बंदे को कैद करके रखा था जो कि बुरी तरह से घायल है, और अचानक से उसमें मानो जान आ गई। दरअसल यह था क्राउन प्रिंस एफिंग। वो हैरान होते हुए कहने लगा कि मैं तो अभी भी जिंदा हूँ। दरअसल क्राउन प्रिंस सेफिंग मोटर वेल्म के एक मामूली सी बंदे की बॉडी में रिबॉर्न हुआ था, और उतने में डंजन में एक बंदी पहुंच गई। वो उसे बताने लगी कि ड्रैगन स्केल सोर्ड एक काफी अमेजिंग ट्रेजर था जो कि तुम्हारे सामने चोरी हो गया, और इसीलिए सजा के तौर पर तुम मुझे जिंदगी भर सर्व करोगे। अब एफिंग को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह बंदी है कौन। वो कहता है कि शायद तुम्हें उस इवल टोंगशियान ने ही भेजा होगा। जब वो सख्ती करके भी पिल का पता नहीं लगा पाया, तब उसने मेरे लिए हनी ट्रैप बिछा दिया। उस टोंगशान को लगता है कि एक लड़की की खूबसूरती देखकर मैं पूरी तरह से पिघल जाऊंगा। अब यह सुनकर वो बंदी थोड़ी सी कंफ्यूज होकर कहने लगी कि पता नहीं तुम कौन सी बकवास कर रहे हैं, मैं तो किसी टोंगशान को नहीं जानती। दरअसल एफिंग को कोई आइडिया नहीं थी कि वो 3000 सालों बाद दोबारा से रिबॉर्न हुआ है। उसे तो लग रहा था कि वो स्पिरिट के टोंगशान के डंजन में कैद होगा, और अब उस बंदी से कहने लगा कि तुम चाहकर भी मुझे फंसा नहीं सकती। टोंगशान ने भी मुझे पिघलाने के लिए एक ऐसी लड़की को भेजा जो जरा भी खूबसूरत नहीं। अब यह सुनते साथ ही वो लड़की को उस पर गुस्सा आ गया। वो कह रही थी, क्या कहा तुमने? मैं खूबसूरत नहीं हूँ। तुम्हें तो सिपाहियों ने ऑलरेडी काफी ज्यादा पीट दिया, लेकिन अभी भी अपनी बकवास बंद नहीं करी तो और भी मार खाओगी। जिस पर एफिंग कह रहा था कि तुम्हें जो करना है वो करो, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाला।
जिस पर वो बंदी कहती है कि मुझे तो तुम पर तरस आया था कि तुम्हें बुरी तरह से पीटा गया और इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आई थी। इसलिए फालतू बकवास बंद करके चुपचाप से मेडिसिन ठूस लो। मगर एफिंग तो अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए वो बंदी गुस्से में वहां से निकल पड़ी। उतने में एफिंग उससे कहता है, प्लीज रुक जाओ, यहाँ आकर वो मेडिसिन तुम मुझे खिला दो। अब ये सुनते साथ ही उस बंदी के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो कह रही थी, चलो सही टाइम पर तुम्हें अकल तो आ गई। जिसके बाद वह अपना स्पून लेकर एफिंग के पास पहुंच जाती है। उसे कह रहा था कि जरा और करीब आ जाओ। तो बंदी उसके और थोड़ी सी नजदीक चली गई। एफिंग कह रहा था, अरे बाप रे, मेडिसिन तो काफी ज्यादा गर्म है। इतनी गर्म दवा को तो मैं बिल्कुल भी नहीं पी सकता। जो सुनकर वो बंदी कह रही थी कि देखो तुम्हारे तो नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। और अब उस दवा को ठंडा कर रही थी कि उतने में एफिंग ने उसे किस कर लिया। वो बंदी तो यह देखकर ही सरप्राइज हो गई कि एफिंग ने उसे किस किया। दरअसल हमला अचानक हुआ था, इसलिए वो बंदी भी थोड़ी सी शॉक में चली गई और अब वो एफिंग के मुंह पर एक जोरदार चमाट लगाकर उसे गालियां देते हुए वहां से भाग जाती है। इधर एफिंग जोर जोर से हंस रहा था। वो कहता है, चलो फाइनली मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मरने से पहले मैंने टोंगशान को एक बार तो जलील किया। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें डंजन के सिपाही दिखाए गए। वो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि एफिंग एक नंबर का लूजर है। उसकी वजह से हमारी ड्रैगन स्केल स्वर्ड लॉस्ट हो गई। अब जल्दी हंटिंग कंपटीशन भी शुरू होने वाला है। पता नहीं उस ड्रैगन स्वर्ड के बिना हमारा यह क्लैन परफॉर्म कैसे करेगा। और उतने में वो लड़की अपना मुंह छुपाकर वहां से रवाना हो जाती है। वो इन दोनों सिपाहियों को बता रही थी कि आज रात एफिंग को खाना मत खिलाना, उस कमीने को भूखा ही मरने दो। इधर ये गार्ड्स कह रही थी कि हमारी यंग लेडी भी काफी अजीब है। थोड़ी देर पहले वो एफिंग को बचाने के लिए दवाइयां लाई थी और अब अगले ही पल एफिंग को भूखा मारना चाहती। इन लड़कियों का तो हिसाब किताब ही मेरे समझ नहीं आता। पता नहीं ऊपर वाला कौन सी वायरिंग का यूज करके इन लड़कियों का दिमाग डिजाइन करता है। इधर एफिंग को अचानक से ही अपनी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी की सर्ज महसूस हुई, जिससे वो काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि वो जानता है कि वो कर्ज बॉडी के साथ पैदा हुआ था तो उसके पास स्पिरिचुअल एनर्जी हो ही नहीं सकती। और फिर एफिंग को अपनी बॉडी में गोल्डन डिवाइन पिल की एनर्जी महसूस हुई। वो समझ गया था कि उसकी बॉडी पर लगा हुआ कर्ज ब्रेक हो गया, इसलिए एफिंग स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करने लगा। मगर उसने नोटिस किया कि उसका अब्सॉर्प्शन स्पीड तो काफी ज्यादा कम है। और उतने में एफिंग को इस बॉडी की सारी मेमोरीज भी ट्रिगर हो गई। उसके सामने ड्रैगन स्केल स्वर्ड को चुरा लिया गया था और यही रीजन था कि एफिंग इस डंजन में कैद है। उसे बुरी तरह से पीटा गया और इस बीटिंग के दरमियान ही उस बंदे की मौत हो गई। और फिर अचानक से ही हेवन की ब्लेसिंग से एफिंग की सोल इस बॉडी में आकर रिबॉर्न हो गई। अब उसे सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। वो हैरान होते हुए कहने लगा कि मैं तो मरम के लॉन्गन कॉन्टिनेंट में रिबॉर्न हुआ हूँ। और अब हमें एफिंग के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उसे किसी की आवाज आ रही थी। ओ हेवनली वॉइस उसे बताती है कि अब कोई भी कर्ज तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम पूरी तरह से अनस्टेबल बन चुके। जब तक यह चांद सितारे हैं तब तक तुम भी जिंदा रहोगे। एफिंग कह रहा था कि मेरे फादर ने अपनी जान जोखिम में डालकर फॉरबिडन जोन में एंटर किया, सिर्फ मेरे लिए गोल्डन डिवाइन पिल हासिल करने के लिए। मरने से पहले वो पिल मेरे साथ थी और अब 3000 सालों बाद वो डिवाइन पिल भी मेरी सोल के साथ रिकारनेट हो गई। और अब एफिंग अपनी माइंड स्पेस में
उस पिल को गैप कर लेता है और ऐसा करते ही उसकी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी की काफी स्ट्रांग सर्जिंग फ्लो होने लगी। यह प्रेशर इतना ज्यादा था कि एफिंग बुरी तरह से तड़पने लगा। और अब एक बार फिर से हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है। एफिंग की बॉडी से बहुत ही स्ट्रांग गोल्डन एनर्जी रेडिएट हो रही थी और फाइनली उस सारी जमा हुई एनर्जी को एफिंग ने रिलीज करना शुरू कर दिया, जिसके चलते वहां पर एक व्हील फॉर्म हो जाता है। इसे क्रिएशन गॉड आर्ट टेक्निक कहा जाता था और यह फिनोमिना इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि उसकी एनर्जी डंजन को ब्रेक करते हुए सीधे आसमान को टच करने लगी। और अब थोड़ी देर में हम देख पाते कि ये फिंग खुद को आजाद करते हुए उस डंजन से बाहर आ गया। वो कह रहा था कि मैं एक ही झटके में मल से सीधे मार्शल रम की पहली लेवल पर पहुंच चुका हूं। ये गोल्डन डिवाइन पिल तो वाकई अमेजिंग है। शायद इसी वजह से मेरे फादर ने अपनी जान जोखिम में डाली। वो चाहती थी कि मैं इस पिल को कंज्यूम करके पावरफुल बन जाऊं, मगर तकदीर को तो कुछ और ही मंजूर था। तकदीर ने मुझे हेवन ने आराम से सीधे मोटल्स की दुनिया में लाकर पटक दिया। लेकिन मैं ज्यादा देर तक यहाँ पर रुक नहीं सकता। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और उतने में उसने देखा कि कुछ सिपाही बड़ी ही तेजी के साथ डंजन की तरफ भाग रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं था कि एफिंग तो वहां से बाहर आ गया। इधर एफिंग एक स्टैचू के सामने जाकर पहुंच गया। दरअसल यह मूर्ति थी टोंगशियान की, जो कि एफिंग का पुराना दुश्मन है। इसी बंदे ने एफिंग के फादर पर हेवनली में हमला किया था। एफिंग उस मूर्ति को देखकर कहने लगा कि टोंगशियान तो एक नंबर का बेशर्म है। ये जहां भी जाएगा अपनी कोई ना कोई मूर्ति वहां पर छोड़ देगा ताकि लोग इसे याद रखें। और उतने में एक एल्डर एफिंग से कहने लगी कि पता नहीं तुम इस टूटी फूटी मूर्ति को इतना केयरफुली ऑब्जर्व क्यों कर रहे हो। एक लंबे अरसे पहले यह मूर्ति आसमान से नीचे गिरी थी, तो लोगों को लगा कि यह मूर्ति देवताओं ने यहाँ भेजी है। लेकिन मेरे हिसाब से यह तो बस पत्थर का एक टूटा हुआ टुकड़ा है। अब यही सुनते साथ ही एफिंग के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो उस एल्डर से कह रहा था कि ये सारी बातें बताने के लिए आपका शुक्रिया। और इतना कहते साथ ही एफिंग वहां से निकल पड़ा। और तभी वो एल्डर उससे कहने लगे कि बच्चे, तुम यहाँ से बिलोंग नहीं करते। तुम तो किसी स्पेशल जगह पर जाना चाहते हो और वहां पर जाने का रास्ता आसान नहीं होगा। इसलिए यह तलवार अपने पास रखो। इसकी मदद से तुम खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगे। तो एफिंग भी उस सोल को एक्सेप्ट करते हुए उस एल्डर से कहने लगा कि मैं आपका एहसान हमेशा याद रखूंगा। और अब वो उनका शुक्रिया अदा करके वहां से निकल पड़ा। सो गाइस, ये एल्डर काफी ज्यादा मिस्टीरियस थे क्योंकि ये एफिंग के बारे में सब कुछ जानते हैं। वो दिल ही दिल में कहते हैं कि चलो फाइनली 3000 सालों बाद तुम दोबारा से अवेकन हो गए। वहीं दूसरी तरफ एफिंग एक क्लिफ पर पहुंच जाता है। वो कह रहा था कि 3000 साल तो पलक झपकते ही गुजर गए। जो कुछ भी तबाह होना था वो हो चुका। अब मैं दोबारा से वापस आ चुका हूँ, तो इतिहास को एक नए सिरे से जरूर लिखूंगा। इतना कहते साथ ही एफिंग ने बड़े इक्वल अंदाज में अपनी स्वर्ण को मैन से बाहर निकाल लिया। लेकिन एक ही सेकंड में उसकी हवा फुस हो गई थी क्योंकि उसने देखा कि यह स्वर्ण तो ब्रोकन है। वो कह रहा था, अरे यार, अब इस टूटी हुई तलवार के साथ में इतिहास कैसे लिखूंगा। और उतने में वो डंजन वाली बंदी वहां पर पहुंच गई। उसने आते साथ ही यह फिंग पर हमला किया था। वो उसे गुस्से में कहने लगी कि एफिंग, मुझे बुरी तरह से जलील करने के बाद क्या तुम्हें लगा था कि तुम यहाँ से जिंदा जा पाओगे? तो एफिंग अपने ब्रोकन सोर्ड से उसे पीछे की तरफ पुश कर देता है। वो उसे कह रहा था, माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल मुझे लगा था कि तुम टोंगशान की चमची हो।
लेकिन अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। फिलहाल तो मेरे पास जरा भी पैसे नहीं, वरना मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई कर देता। जिस पर वो बंदी गुस्से में कहने लगी कि तूने मेरे पाक दामन पर दाग लगाया। क्या तुझे लगता है कि तू पैसे देकर उस दाग को मिटा सकता है? तो एफिंग उसे थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए कहने लगा कि हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने अपनी लिमिट को क्रॉस किया और फिलहाल मैं तुमसे माफी के अलावा और कुछ बोल नहीं सकता। प्लीज मुझे माफ कर दो। मगर उस बंदे ने तो उस पर हमले करना शुरू कर दिए। वो उसे बता रही थी कि तुम्हारी अपोलॉजी बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। और उतने में एफिंग ने अपनी तलवार की मदद से उसके अटैक को काउंटर कर लिया। वो कहता है कि अब इसका तो बस एक ही सेशन है। और इतना कहते साथ ही एफिंग ने अपनी स्वॉर्ड को साइड में हटा दिया, जिसके चलते वो बंदी अपनी स्वॉर्ड लेकर सीधे उसकी तरफ आगे बढ़ गई। मगर वो एफिंग को मारना नहीं चाहती थी। तो इसका अंजाम यह हुआ कि वो बंदी सीधे जाकर एफिंग के मुंह पर टकरा गई। यहाँ पर एफिंग ने तो अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए थे, मानो उसका कोई दोष ना हो। और अब वो बंदी झटपटाते हुए पीछे हट गई। एफिंग उसे बताता है कि देखो, पहला मैंने तुम्हें किस किया था और अब तुमने मुझे किया। हमारा हिसाब बराबर हो गया। अब यह सुनते ही साथ ही उस बंदी ने अपने रन पावर को एक्टिवेट करते हुए एफिंग पर एक जोरदार स्लैश रिलीज किया। लेकिन उसने जानबूझकर अपने स्लैश को चट्टान पर हिट करवा दिया था। और फिर उसने एफिंग के हवाले कुछ चीजें कर दी। वो कह रही थी कि जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। दोबारा कभी भी मुझे अपनी गंदी शक्ल मत दिखाना। वहीं पर एफिंग ने देखा कि वो बंदी उसे ढेर सारे एलेक्जर्स और कपड़े देके गई है। वो तुरंत ही समझ गया था कि बंदी उसकी काफी ज्यादा फिक्र करती है। तो कहने लगा कि मैं तुम्हारे इस एहसान को हमेशा याद रखूंगा। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें एरिना का नजारा दिखाया गया। आज यहाँ पर हंटिंग कंपटीशन होने वाला है। कई सारे लोग अपनी पसंदीदा फैमिली पर बेट लगा रहे थे। मगर उनका मानना था कि इस बार ए फैमिली बिल्कुल भी इस कंपटीशन को जीत नहीं पाएगी। पिछले साल तो वो जैसे तैसे जीत हासिल कर पाए, मगर इस बार तो उनके चांसेस और भी ज्यादा कम हो गए थे। दरअसल ये फैमिली के अपोनेंट वांग फैमिली ने 10 सालों में काफी अच्छी ग्रोथ की थी और इसीलिए उनका मानना था कि इस बार भी वांग फैमिली ही जीत हासिल करेगी। और उतने में ही एरिना में नान्यांग कमांड्री के लॉर्ड की एंट्री हो गई। इनका नाम था एल्डर टियानिया और यह ए फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्होंने ते साथ ही हंटिंग कंपटीशन को शुरू किया। वो सबको बता रहे थे कि इस कॉन्टेस्ट को अलग अलग स्टेजेस में बांटा गया है। पहली स्टेज में हर एक फैमिली के कल्टीवेटर्स फॉरेस्ट में जाकर बीस्ट की कोर्स को कलेक्ट करेंगे। जिनके पास कोर्स ज्यादा होगी वही इस राउंड का विनर बनेगा। वेल यहाँ पर हम वांग फैमिली के एल्डर को देख पाते हैं, जो कि दिल ही दिल में लॉर्ड टियान को गालियां दे रहा था। वो कह रहा था कि पिछले 2 सालों में तेरी एक क्लन ने मेरी वांग फैमिली को काफी ज्यादा जलील किया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। आज जो कंपटीशन होगा उसमें मैं तेरे क्लन के फाउंडेशन को पूरी तरह से तबाह करने वाला हूँ। अब जल्द ही तेरे क्लन का इनहेरिटेंस मेरा होने वाला है। वेल यहाँ पर लॉर्ड टियानिया को पता था कि यह बंदा कोई ना कोई प्लानिंग बना रहा और उतने में एल्डर वांग ने अपने बेटे को हुक्म दिया कि कॉन्टेस्ट में आए हुए एक क्लैन के किसी भी बंदे पर रहम मत दिखाना। अब यह सीन यहीं पर कट होकर हम एफिंग को देख पाते हैं, जो कि एक बीस्ट का शिकार करने के लिए फॉरेस्ट में पहुंच चुका था। उसने अपने एक ही स्लैश में उस बीस्ट का खात्मा कर दिया। वो कह रहा था कि मुझे कुछ भी करके हेवनली रम में वापस जाना है ताकि टोंगश को मारकर अपना बदला ले सकूं। और अब यहाँ पर एफिंग ने उस डिमोनिक बीस्ट की कोर को हासिल कर लिया।
वो इस कोर को रिफाइन करने के लिए गॉड आर्ट ऑफ क्रिएशन का इस्तेमाल कर रहा था। यह डिवाइन आर्ट काफी ज्यादा अमेजिंग थी। हर एक ब्रेक थ्रू के साथ उसकी बॉडी लगातार ट्रांसफॉर्म होती रहेगी। साथ ही यहाँ पर हम क्रिएशन ऑफ गॉड आर्ट का व्हील भी देख पाते हैं, जो कि एफिंग के तीसरे लेवल पर पहुंचते साथ ही अपीयर हो गया, यानी कि एफिंग ने ब्रेक थ्रू कर लिया था। दरअसल एफिंग का कल्टीवेशन स्पीड इतना ज्यादा इसलिए था क्योंकि वो हेवनली रन की गॉड आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही उसकी बॉडी में गोल्डन डिवाइन पिल भी मौजूद थी, जो कि कल्टीवेशन के लिए एक बहुत ही पावरफुल रिसोर्स मानी जाती। अब अपने कल्टीवेशन से बाहर आते साथ ही एफिंग ने देखा कि क्लैन के कुछ बंदों ने बीस्ट को मार दिया है। साथ ही उन्होंने 20 कोर को भी हासिल किया था। मगर उसी वक्त वांग फैमिली के डिसाइपल्स ने आकर उस बंदे को चारों ओर से घेर लिया। वो कह रहे थे कि तेरे पास जितनी भी कोर है वो जल्दी से हमारे हवाले कर दे। अब वो बंदा तो अपनी कोर देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वांग फैमिली के यंग मास्टर ने उस पर एक पावरफुल पाम अटैक कर दिया, जिससे वो बंदा काई दूर जाकर पटक जाता है। और इस तरह से उन लोगों ने जितनी भी कोर्स जमा की थी वो सब की सब वांग फैमिली के कब्जे में चली गई। वेल ये सब एफिंग ने भी विटनेस किया। वो बंदा उसे बता रहा था कि भाई एफिंग देखो, ये वांग फैमिली हमारे साथ कितना बुरा बर्ताव कर रही। हमने काफी मेहनत करके इन कोर्स को हासिल किया था, लेकिन वांग फैमिली हम पर अटैक करके हमारे कोर्स पर कब्जा कर चुकी। इसलिए एफिंग भी वांग फैमिली के सामने पहुंच गया। वांग फैमिली का यंग मास्टर कह रहा था कि यह देखो, एक और नमूना यहाँ पर आ चुका है। चल बच्चे, अब जल्दी से अपनी सारी बीस्ट को और हमारे हवाले कर दे। जिस पर एफिंग कहने लगा कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू किया, तो मुझे एक अपोनेंट की जरूरत थी जिस पर मैं अपनी पावर्स को आजमा सकूं। इसलिए तुम यूं समझो कि तुम एकदम सही टाइम पर मेरे सामने आए हो। अब यह सुनते साथ ही उस बंदे ने अपनी पावरफुल स्वर्ड को समन कर लिया। वो एफिंग से कह रहा था कि तू ट्रू मार्शल की तीसरी लेवल का कल्टीवेटर है, मगर फिर भी अपने से हायर लेवल वाले बंदे को उकसा रहा। अब तुझे पता चलेगा कि सपरेशन क्या होता है। इतना कहते साथ ही उस यंग मास्टर ने एफिंग पर हमला कर दिया। वहीं पर एफिंग अपने क्रिएशन बॉडी आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है। उसके इस क्रिएशन आर्मर के एक्टिवेट होते साथ ही उस यंग मास्टर का अटैक सीधे एफिंग की बॉडी पर हिट हो गया। लेकिन वो बंदा यह देखकर हैरान हो जाता है कि एफिंग पर उसकी पहली स्ट्राइक का तो कोई असर ही नहीं हुआ। इसलिए उसने एक बार फिर से एफिंग पर छलांग लगा दी, लेकिन इस बार भी अंजाम सेम था। उसकी हेवीज चाहकर भी एफिंग को टच नहीं कर पाती। उस बंदे ने तो डेस्परेट होकर एफिंग पर न जाने कितने सारे अटैक किए, मगर एफिंग के एक ही झटके में वो काफी दूर जाकर पटक जाता है। वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहने लगा कि यह तो इम्पॉसिबल है। जिस पर एफिंग कहता है, मेरे दोस्त अब इस बात को मान जाओ, तुम्हारी तलवार तुम्हारे मुंह के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर है। अगर मुंह चलाने की बजाय तुम तलवारबाजी पर ध्यान होते तो आज ऐसी हालत ना होती। अब यह सुनते साथ ही उस बंदे ने अपने सारे चमचों को एफिंग पर अटैक करने का हुक्म दिया। वो लोग एक साथ जाकर उस पर न जाने कितने ही सारे स्लैशेस रिलीज कर रहे थे, मगर एफिंग को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट उसकी क्रिएशन आर्मर से जो थंडर रिलीज हुई थी उससे यह सारे बंदे पीछे की तरफ पुश हो गए। वो हैरान होते हुए अपने यंग मास्टर को बताने लगे कि यह बंदा तो मार्शल आर्ट की तीसरी लेवल पर हो ही नहीं सकता। जरूर से इसने अपनी कल्टीवेशन को छुपा के रखा होगा। तो मास्टर उनसे कहने लगा कि चलो फटाफट से अपनी डिवाइन मोमेंट एलिसान को एक्टिवेट करो, हमें यहाँ से भागना होगा। और फाइनली वो सभी लोग वहां से दफा हो गए।
इधर एफिंग कह रहा था, अरे वाह, ये क्रिएशन आर्मर तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। बस इसने मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को कुछ ज्यादा ही कंज्यूम किया। जिसके बाद वो अपने ये क्लैन के बंदों को बताने लगा कि वांग फैमिली के इंटेंशन मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। वो लोग बदला लेने के लिए दोबारा से वापस आ सकते हैं, इसलिए अब तुम्हें काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। इधर वो दोनों बंदे भी हैरान थे कि एफिंग के पास इतनी गजब की पावर्स कहाँ से आ गई। अब थोड़ी देर में एफिंग जंगल के एकदम डीपी इलाके में पहुंच गया था। वो कहता है कि मेरी क्रिएशन गॉड आर्ट तो वाकई अमेजिंग है। इसने मेरी स्पीड को भी काफी हद तक बढ़ा दिया और उतने में उसकी नजर पड़ी एक बंदी पर जिसके पीछे एक पाइथन लगा था। यह बंदी स्पिरिट मार्शल रम की कल्टीवेटर है, मगर फिर भी ट्रू मार्शल रम वाले पाइथन को देखकर भाग रही थी। वो रोते हुए उस पाइथन से कहने लगी कि प्लीज मेरा पीछा मत करो। साथ ही हम देख पाते हैं कि उस बंदे ने जो भी ऑर्नामेंट्स पहने हुए थे वो सब के सब अपने आप उसके आसपास एक शील्ड को फॉर्म करने लगे जो कि पाइथन के अटैक से उसको बचा रही थी, और उतने में उस पाइथन ने उसकी शील्ड को ब्रेक करते हुए उसे हवा में उछाल दिया, जिसके चलते वो बंदी सीधे एफिंग की बाहों में आकर पटक जाती है। तब तक उस पाइथन ने एफिंग जिस पेड़ पर था उस पर भी हमला कर दिया, तो एफिंग उस लड़की को लेकर सीधी जमीन पर पहुंच जाता है। उस लड़की से कह रहा था कि तुम्हारे पास काफी पावरफुल शील्ड है, वो पाइथन तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो फिर तुम बेवजह का शोर शराबा करते हुए क्यों भाग रही थी? जिस पर वो लड़की कहती है कि यह पाइथन काफी ज्यादा डरावना है। तब तक वो पाइथन इनके काफी करीब आ चुका था, तो वो लड़की सीधे एफिंग के पीछे छुपने लगी। एफिंग उस बंदी से कह रहा था कि देखो, पाइथन हमारे काफी करीब आ चुका है, जल्दी से इस पर हमला करो, वरना हम दोनों सीधे उसका लंच बन जाएंगे। तो उस लड़की ने डर के मारे ही अपनी स्पिरिचुअल ड्रैगन को रिलीज कर दिया। उस ड्रैगन ने भले ही पाइथन पर अटैक किया होगा, मगर इस लड़की ने उसका वीक पॉइंट मिस कर दिया, जिसके चलते वो पाइथन अब और भी ज्यादा भड़क गया। अब वो पाइथन इन दोनों पर हमला करने के लिए काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। तो एफिंग ने अपनी पावरफुल सोर्ड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस पर एक जोरदार स्लैश रिलीज किया। उसके एक ही स्ट्राइक में सोर्ड एसेंस के न जाने कितने ही सारे स्लैशेस मौजूद थे, जिसके चलते फाइनली वो पाइथन मारा गया। वो लड़की तो एफिंग की इस मूव को देखकर ही काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। वो एफिंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी कि बताएं, आपका नाम क्या है? वहीं पर एफिंग उस पाइथन की कोर को हासिल कर रहा था और उतने में उस पाइथन की बॉडी से एक छोटे से स्नेक ने बाहर आकर एफिंग पर एक स्नेक अटैक कर दिया। भले एफिंग ने उसे मार दिया हो, मगर उस स्नेक का पॉइजन उसके गले पर हिट हो चुका था। इधर वो लड़की उसे बता रही थी कि मेरा नाम है नानगोंग मोशु, और अब वो अपने नाम का मतलब भी उसे बताने लगी। उसका तो एफिंग पर कोई ध्यान ही नहीं था और इधर एफिंग पर पॉइजन का असर होना शुरू हो गया। वो बंदी एफिंग की तरफ अपनी पीठ कर कर उसे बता रही थी कि मैं घर से भाग आई हूँ। मैं एक प्रिंसेस होने की वजह से वो लोग हमेशा मुझ पर पहरा देते और यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और फिर जब उस बंदे ने पलट कर देखा तब तक फिंग बेहोश हो गया था। थोड़ी ही देर में फिंग को होश आ गया। वो कह रहा था, बाप रे, वो पॉइजन तो काफी ज्यादा भयानक था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे फिलहाल सांस बिल्कुल भी नहीं आ रही। ऐसा लग रहा कि कोई मेरा गला घोटना चाहता, और इतना कहते साथ ही एफिंग ने अपने गले पर लगी हुई पट्टी को हटा दिया, जिससे फाइनली वो जैसे तैसे सांस ले पा रहा था। उसकी खांसने की आवाज से मूशु की भी नींद खुल जाती है। वो कह रही थी, एफिंग, अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया, मैंने ही तुम्हारे गले पर पट्टी बांधी थी।
अब एफिंग को दिल ही दिल में लग रहा था कि भाई यह पट्टी थोड़ी ना थी, यह तो फांसी का फंदा था। उससे कहती है, माफ करना, मैंने पहली बार किसी की केयर की और इसी वजह से शायद पट्टी तुम्हें थोड़ी सी जोर से बांधी गई। उतने में ही एक बंदी अपने फिनिक्स पर सवार होकर वहां पर पहुंच गई। वो मूशू से कह रही थी कि प्रिंसेस, आपको मेरे साथ चलना होगा। इधर एफिंग तुरंत ही समझ गया था कि यह बंदी मार्शल रेलम के पिक पर पहुंच चुकी होगी। वेल, इस बंदी का नाम था फिंग। मूशू तुरंत ही उसे बता रही थी कि सीनियर, ये देखो, इनका नाम है एफिंग। इन्होंने आज मेरी जान बचाई। अब उसका एफिंग को लेकर रवैया थोड़ा सा अजीब था और अब वो मूशू को लेकर तुरंत ही वहां से रवाना हो गई। इधर एफिंग को वहां पर एक मैनुअल मिल चुका था जो कि मेरे ख्याल से मूशू ने ही उसके लिए छोड़ दिया होगा। एफिंग ने देखा कि यह तो एंशिएंट ड्रैगन एलिफेंट फीस्ट का मैनुअल है। अब वो उसे पढ़ने ही वाला था कि फेंगस दोबारा से वहां पर वापस आ गई। वो एफिंग को बता रही थी कि मेरे पास हेवनली ग्रेड की पिल्स है। इन पिल्स की मदद से तुम कॉन्टिनेंट में जिंदा रह पाओगे। बस आइंदा से हमारे प्रिंसेस मूशो से तुम दूर रहना। जो सुनते साथ ही एफिंग हंसते हुए कहने लगा कि इस दुनिया में दोस्ती सबसे प्योर बॉन्ड है, इसमें सौदेबाजी नहीं होती। अगर मैं अपने दोस्त से मिलना चाहूं तो मैं उसके लिए माउंटेन एंड रिवर को भी पियर्स कर सकता। मूश और मैंने लाइफ एंड डेथ को एक साथ फेस किया है। अगर तुम चाहती हो कि मैं प्रिंसेस से दूर रहूं तो फिर तुम्हें एक्स्ट्रा कीमत तो पे करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर एफिंग ने अपनी दोस्ती का सौदा कर दिया और जी उसे कहने लगा कि ग्रेट यान डायनेस्टी में सोर्ड से एक्ट सबसे ऊपर है और अगर आपने कोशिश की तो मुझे वहां पर एडमिशन मिल सकती। जिस पर जी कहने लगी कि मैंने तो बेकार में ही तुम्हें पावरफुल समझा। इतना कहते साथ ही उसने एफिंग को अपना टोकन दे दिया था, जिसके बाद वो बंदी वहां से रवाना हो गई। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि एफिंग ने क्रिएशन ऑफ गॉड आर्ट का ही इस्तेमाल करते हुए कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर वो अपनी मार्शल सोल को फॉर्म करने की कोशिश कर रहा था और तभी आसमान में खलबली मचते हुए एक बहुत ही बड़ी कोल्ड रन उसके सामने पहुंच गई। एफिंग कह रहा था, अरे मुझे तो लगा था कि यहाँ पर मेरी मार्शल सोल अपीयर होगी, लेकिन मेरी मार्शल सोल तो एक फर्नेस है। अब अगले सीन में हम उसी बंदी को देख पाते हैं जिसे एफिंग ने किस किया था। वेल, इसका नाम था जिलिंग और यह बंदी ये फैमिली के क्लैन हेड की बेटी है। उसने देखा कि एक स्पिरिट मार्शल रलमोला पाइथन मरने की कगार पर है, तो तुरंत ही उस पाइथन की कोर हासिल करने की खातिर उस पर अटैक करने रवाना हो गई। मगर उतने में वहां पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। जीलिंग पूरी तरह से अब इस फॉर्मेशन में ट्रैप हो जाती है। वो अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही थी और उतने में कुछ बंदे वहां पर पहुंच गए। दरअसल ये वांग फैमिली के कल्टीवेटर्स वो जिलिंग का मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि चलो फाइनली सेकंड मिस हमारे जाल में फंसी ही गई और अब उन सभी बंदों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। ये सब देखकर ही जिलिंग काफी ज्यादा पैनिकिक हो जाती है, तो वो उन बंदों को धमकाने लगी कि मेरे साथ गलत बर्ताव तुम्हें महंगा पड़ेगा। अगर तुमने मुझे टच भी किया तो मेरे फादर तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिस पर वांग फैमिली का यंग मास्टर कहने लगा कि यह तो हंटिंग का कंपटीशन है, यहाँ पर अक्सर ही एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तुम्हारा काम तमाम होने के बाद हम सभी को बता देंगे कि तुम एक डेमोनिक बीस्ट की शिकार हो गई। और उतने में उस घायल पाइथन ने अचानक से ही अपने कॉन्शियसनेस को गेन किया। उसे देखते साथ ही वांग फैमिली के बंदों की तो फटकर चार हो गई। ओ पाइथन काफी गुस्से में आकर अपनी साउंड वेव को रिलीज कर रहा था, जो देखते साथ ही वांग फैमिली के सभी बंदे वहां से पैनिकिक होकर भागने लगे। मगर बेचारी जीलिंग तो अपनी ही जगह पर स्टक हो गई। उसे लग रहा था कि वो पाइथन उसे मार देगा।
मगर उतने में वो पाइथन अपने आप एक्सप्लोड हो गया। दरअसल उस पाइथन का काम तमाम किया था एफिंग ने। वो कह रहा था कि इस पाइथन की कोर मेरे लिए काफी अच्छी नरिशमेंट साबित होगी। उसने तुरंत ही उस पाइथन की कोर को अपने फर्नेस में रिफाइन करना शुरू कर दिया। वहीं पर जीलिंग जैसे ही उसे अपने सामने देखती है, वो काफी ज्यादा खुश हो गई। वो समझ गई थी कि अब वांग फैमिली के बंदे उसे बुली नहीं कर सकते। जिसके बाद हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है। सभी बंदे अपने अपने कोर्स को एक पार्ट में जमा कर रहे थे। अब हंटिंग कंपटीशन की पहली स्टेज खत्म होने की कगार पर है। लोगों ने देखा कि ये फैमिली के बंदे तो बहुत ही कम बीस्ट कोर को हासिल कर पाए और अब ये फैमिली के डिसाइपल अपने हेड के पास पहुंच गए। यहाँ पर जी फैमिली की यंग मिस उन लोगों से पूछने लगी कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। जिस पर वो कल्टीवेटर मायूस होकर जवाब देने लगे। वो कहते हैं कि फॉरेस्ट में जाते साथ ही हमने कई सारे बीस्ट का खात्मा किया था, मगर वांग फैमिली के लोगों ने टीम अप होकर हम पर अटैक किया और हमारी सारी कोर्स छीन ली। इधर वांग फैमिली का यंग मास्टर अपने फादर को बताने लगा कि हमने ए फैमिली के न जाने कितने सारे बंदों को लूट लिया। उनकी सारी कोर हमारे कब्जे में है। लेकिन जिलिंग और ए फैमिली का सर्वेंट एफिंग हमारे हाथ से बच निकला। अब यह सुनते साथ युवांग फैमिली का हेड काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि अगर हमने पहला राउंड जीता तो मैं तुम्हें काफी अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। उतने में ही सिटी लॉर्ड का बेटा भी वहां पर पहुंच गया। वो ए फैमिली के एल्डर से कह रहा था कि मुझे आपकी ए फैमिली पर पूरा भरोसा है। अभी तक कॉन्टेस्ट खत्म नहीं हुआ। जरूर से आपका कोई ना कोई डिसाइपल कोर्स लेकर यहाँ पर पहुंचता होगा। अब काफी देर होने के बावजूद भी वहां पर ना एफिंग आया और ना ही जिलिंग। इधर सिटी लॉर्ड मुकाबले की अनाउंसमेंट करने ही वाला था, मगर उतने में उन्हें एफिंग की आवाज़ आई। दरअसल वो जीलिंग के साथ एक गैंडे पर बैठकर एरिना में पहुंच चुका था। सभी लोग उसकी इस तूफानी एंट्री को देखते साथ ही काफी ज्यादा शॉक हो गए। इधर जीलिंग को तो नीचे गिरने का डर लग रहा था और तभी एफेंग ने देखा कि सिटी लॉर्ड्स भी इस पर अटैक करने वाला है। तो वो जीलिंग को अपनी बाहों में उठाकर एकदम ही अंदाज में एरिना में पहुंच गया। अरे अब वो बंदी ब्लश करते हुए तुरंत ही उससे दूर हट जाती है। वहीं पर एफिंग सिटी लॉर्ड से कह रहा था कि माफ करना, मुझे एक बीस्ट को लेकर यहाँ आना पड़ा। दरअसल मैं यह फैमिली का मेंबर हूँ और यहाँ पर अपनी कोर्स को जमा करने आया और अब वो अपनी स्टोरेज बैग को पॉट में खाली करने लगा। सभी लोग यह देखने के लिए बेताब थे कि आखिर ये फैंक कितनी कोर्स लेके आया है, मगर उसमें से तो एक भी कोर निकलने का नाम नहीं लेती, जिसके चलते ये फैमिली के लोग और भी ज्यादा जलील हो रहे थे। वहीं पर जीलिंग उसे कहती है, पता नहीं तुम्हें क्या कर रहे, क्या तुम्हें स्टोरेज बैग को ओपन करना नहीं आता? जिस पर एफिंग कहता है कि तुमने यह स्टोरेज बैग मुझे गिफ्ट दी थी, अगर देनी ही थी तो अच्छी देती। इसमें तो हमारी कोर पूरी तरह से फंस चुकी है और फाइनली वो स्टोरेज बैग अपने आप खाली हो गई। उसमें से ना जाने कितनी सारी कोर्स बाहर आ गई थी, जिसके चलते यह क्लैन का काउंट काफी तेजी के साथ बढ़ने लगा। वांग फैमिली का मास्टर तो यह सब देखते साथ ही अपने बेटे पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। उससे पूछता है कि बताओ, तुमने तो यह फैमिली की सारी कोर को हासिल किया था, फिर इन दोनों के पास इतनी सारी कोर कहाँ से आ गई? जिस पर वो बंदा कहता है कि मैंने तो इन्हीं दोनों के बारे में आपको बताया था। जीलिंग और एफिंग की हम कोर हासिल नहीं कर पाए। वेले फैमिली के न जाने कितनी सारी कोर्स को वांग फैमिली ने चुरा लिया था, मगर आखिर में जीत हुई ये फैमिली की। उन्होंने हंटिंग कंपटीशन के पहले राउंड को जीत लिया था, जिसके चलते ये फैमिली के सारे कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा खुश हो गए।
उतने में ही सिटी लॉर्ड कहता है कि अभी तक यह कंपटीशन खत्म नहीं हुआ। अब यहाँ पर सेकंड राउंड का आगाज होगा। हर एक क्लैन के डिसाइपल को एरिना में आकर अपने अपोनेंट का मुकाबला करना होगा और यह मुकाबला तब तक जारी रहेगा जब तक हमें कोई लास्ट मैन स्टैंडिंग ना मिल जाए। इधर जीलिंग भी एफिंग के साथ अपने फदर के पास पहुंच गई। जीलिंग की सिस्टर कह रही थी कि इसी बंदे की वजह से हमने पहले राउंड को क्लियर किया। मैंने तो इसे ए फैमिली में कभी नहीं देखा। जिस पर टियानी कह रहे थे कि यह बंदा हमारी यह फैमिली का सर्वेंट है। कुछ दिनों पहले इसने हमारी फैमिली के ड्रैगन स्केल स्वर्ड को घुमा दिया था और इसी वजह से इसे काफी तगड़ी पनिशमेंट मिली। मगर शायद वो पनिशमेंट इस बंदे के लिए एक मिरेकल साबित हो गई। इसने अपने पोटेंशियल को अवेकन किया। अब ड्रैगन स्केल सोल के मिसिंग होने की खबर सुनते साथ ही वह बंदी काफी ज्यादा पैनिकिक हो गई। वो कह रही थी कि सेकंड राउंड में तो कॉम्बैट बैटल होने वाली है। अगर इसमें हमारे पास वो तलवार नहीं रही तो हम यह मुकाबला हार जाएंगे। जिस पर टियानी कह रहे थे कि हाँ, मुझे भी इसी बात की फिक्र है। अभी हमारे लिए ब्लेसिंग साबित होगी या डिजास्टर, यह तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। इधर कुछ बंदे कह रहे थे कि वांग फैमिली काफी ज्यादा इवल है। इन्होंने फॉरेस्ट में जाकर एक लैंड पर अटैक किया जिसके चलते ये फैमिली के सभी डिसाइपल्स घायल हैं। अगले मुकाबले में तो बिल्कुल भी टिक नहीं सकते और उतने में वांगचिंग नाम के बंदे की वहां पर एंट्री हो गई। वांग फैमिली का मास्टर उसे बता रहा था कि जाओ एरिना में जाकर इन सभी को इनकी औकात याद दिला दो। जिस पर चेंग उन्हें अश्योरिटी देते हुए कहने लगा कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इस मुकाबले में फतेह हासिल तो मैं ही करूंगा। और अब चेंग ने एरिना में जाते साथ ही अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करते हुए हर एक बंदे की धुलाई करना शुरू कर दी। जो भी उसके सामने आया चेंग ने काफी इजीली उसे हरा दिया। अब अगर बात ए फैमिली के कल्टीवेटर्स की जाए तो वो पहले ही काफी ज्यादा घायल थे और इसी वजह से चंग की पावर के सामने उनकी एक ना चली। वहीं पर ए फैमिली की यंग मिस उस बंदे से पूछ रही थी कि आखिर वांग फैमिली में एक अल्टीवेटर कब से आ गया। मुझे नहीं लगता कि यह बंदा वांग फैमिली का डिसेंडेंट है। जिस पर मास्टर वांग कहने लगा कि यह तो मुझे बताते हुए शर्म आ रही कि जवानी के दिनों में मैंने अपनी ब्लड लाइन को फैमिली के बाहर भी स्प्रेड किया और वांगचंग मेरा ही बेटा है जो कि मेरे कॉन्क्यूबाइन से पैदा हुआ था। उसके पास काफी अमेजिंग टैलेंट है जिसके दम पर उसने वांग फैमिली में अपनी जगह बना ली। तो सिटी लॉर्ड भी उसकी बात मान जाते हैं। वहीं पर जीलिंग एरिना में जाते हुए कहने लगी कि वांगचिंग वांग फैमिली का नाजायज बेटा है। तो मैं जीलिंग आज इस सड़क छाप कुत्ते को काफी अच्छा सबक सिखाऊंगी। वेल यहाँ पर जीलिंग ने अपनी सोड लेकर सीधे उस बंदे पर छलांग लगा दी। मगर चिंग तो साइड में हटते साथ ही जीलिंग के साथ ही फ्लर्ट करना शुरू कर चुका। वो उसके अटैक्स को डच करते हुए कह रहा था कि कसम से तुम्हारी खूबसूरती तो वाकई कमाल की है। यह मुकाबला खत्म होने के बाद मैं अकेले में तुमसे मिलना चाहूंगा। इधर जीलिंग ने ब्लैक आइस आर्ट की 10,000 ब्लेड आइसल टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। उसके ऐसा करते साथ ही एरिना में ना जाने कितने ही सारे आइस लेंसेस फॉर्म होने लगे। दरअसल यह फैमिली अपनी इस ब्लैक आइस आर्ट के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। मगर जीलिंग ने अभी तक इस आर्ट की फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि जीलिंग फिलहाल ट्रू मार्शल रेलम की 7वीं लेवल पर है। इस आर्ट का फुल पोटेंशियल यूज करने के लिए उसे कल्टीवेशन की ऊंची लेवल पर पहुंचना होगा और यह बात चंग भी अच्छे से जानता था। मगर तब तक जीलिंग ने उसे अपने आइस क्रिस्टल में ट्रैप कर लिया और अब जीलिंग ने वहां पर एक बहुत ही जॉइंट आइस लेंसेस को फॉर्म करते हुए सीधे उस बंदे पर हमला कर दिया। मगर चंग बड़ी ही आसानी के साथ उस साइंस लेंसेस की धज्जियां उड़ा देता है।
इतना ही नहीं, उसने तो जीलिंग को सीधे दबोच लिया था और फिर उसने अपनी एनर्जी फ्लक्चुएशन को रिलीज करते हुए वहां मौजूद सारी बर्फ को हटा दिया। सभी लोग हैरान थे कि जीलिंग इतनी आसानी से इस बंदे के हाथ कैसे आ गई। यहाँ पर जीलिंग के फादर भी काफी ज्यादा पैनिकिक थे क्योंकि चंग ने अपने एक ही फटके में उनके ब्लैक आइस हार्ट की धज्जियां उड़ा दी थी और वह बंदा अभी भी जीलिंग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जेलिंग उसे कहती है कि तुमने जानबूझकर घबराने का नाटक किया ताकि मुझे ऐसा फील हो कि मैं यह मुकाबला जीत रही हूँ। जिस पर चंग कह रहा था, हाँ बिल्कुल, मैं बस तुम्हारे साथ थोड़े से मजे करना चाहता था। चलो अब मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनते साथ ही टियानी उस पर काफी ज्यादा भड़क गए। वो उसे कहते हैं कि अगर तुमने मेरी बेटी को घायल किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरी पूरी वांग फैमिली को मिट्टी में मिला दूंगा। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात हो गई। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बेटी को जान से नहीं मारूंगा। मैं तो बस उसकी कल्टीवेशन कोर को तबाह करने वाला हूँ। मगर इससे पहले कि चंग जीलिंग पर हमला कर पाए, चंग पर काफी पावरफुल अटैक हो गया, जिससे जीलिंग उसके हाथ से छूटकर काफी दूर पटक गई। वहीं पर चंग भी पीछे की तरफ पुश हो चुका था। वो हैरान होते हुए कहने लगा कि यह तो मार्शल रम के 9वें लेवल की पावर है। इसलिए वो काफी गुस्से में पूछने लगा कि बता तू कौन है? तूने मुझ पर अटैक करने की जरूरत कैसे दिखाई? तो एफिंग उसे बड़े इक्वल अंदाज में जवाब देते हुए कहने लगा कि मेरा नाम जानकर क्या करोगे? तुम बस इतना जान लो कि मैं वो बंदा हूँ जो तुम्हें इस जिंदगी से आजाद कर देगा। वेल लोगों को लगा नहीं था कि यह फैमिली के पास ऐसा पावरफुल सर्वेंट होगा। इधर एफिंग जिलिंग से कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए यह फैमिली के कंपटीशन को जीत जाऊंगा। तुम यूं समझ लो कि हमारा हिसाब बराबर हो गया। उतने में ही चेंग भी मुकाबले के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी स्वर्ड को समन किया था और इसके पास कोई और स्वर्ड नहीं, बल्कि ये फैमिली की ही ड्रैगन स्केल स्वर्ड थी जो कि कुछ दिनों पहले एक क्लन से चोरी हो गई थी। सो अब यहाँ पर चेंग ने हवा में फ्लोट करते हुए कई सारे ड्रैगन स्केल्स को समन किया जो कि एफिंग पर अटैक करने के लिए तैयार थे। जो देखकर एफिंग कह रहा था कि यह मेरे एक लाइन की तलवार है जिसे तूने चुरा लिया था और तेरी हिम्मत तो देख, तू सबके सामने उसका इस्तेमाल कर रहा है। जिस पर वो बंदा जवाब देते हुए कहने लगा कि बच्चे, कल्टीवेशन की दुनिया है। यहाँ पर ट्रेजर उसे ही मिलेगा जो उसे संभालने की काबिलियत रखता। तुम्हारी यह फैमिली इस तलवार की हिफाजत नहीं कर पाई, इसी वजह से अब यह ट्रेजर मेरा हो गया। तो एफिंग उसे ताना मारते हुए कहने लगा कि एक कुत्ता अपने सिर पर न जाने कितने हॉर्न्स क्यों ना रख दे, वो एक ड्रैगन में नहीं बदल सकता। तुम्हारी हालत भी सेम इसी तरह है। तुम चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, रहोगे तो तुम सड़क छाप कुत्ते ही। अब ये सुनते साथ ही उस बंदे ने एफिंग पर अपने ड्रैगन स्केल से अटैक करना शुरू कर दिए, जिसे एफिंग यहाँ से वहां भागते हुए डच कर रहा था। जो देखते साथ ही चेंग ने फटाफट से वहां पर एक ड्रैगन को समन कर लिया। दरअसल यह तलवार अपने ड्रैगन पावर के लिए फेमस थी, इसलिए चेंग इसका पूरा फायदा उठाना चाहता है ताकि वो एफेंग को खत्म कर सके और अब उसने अपने ड्रैगन से सीधे एफेंग पर हमला कर दिया। मगर एफेंग अपने एक जोरदार पंच के साथ उस ड्रैगन को जमीन पर क्रैश करवा देता है। अब यह देखते साथ ही चेंग ने फटाफट से अपनी सेकंड मूव को एक्टिवेट कर लिया। यहाँ पर उसने 10,000 स्वर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया था जो कि एफिंग पर लगातार अपनी स्वर्ड्स बरसाने लगा। अब एफिंग को पता था कि इतनी सारी तलवारों को डच करना तो मुश्किल है, इसलिए उसने फटाफट से अपने क्रिएशन आर्मर को एक्टिवेट कर लिया। उस आर्मर से हिट होकर वो सारी तलवारें नाकाम हो रही थी।
और यह देखकर ही चंग के तो होश उड़ गए। और अब इस 10,000 स्वर्ड फॉर्मेशन के डीएक्टिवेट होते साथ ही एफिंग अपनी एक नई मूव को एक्टिवेट कर लेता है। इसे ब्रोंज बैटल बॉडी कहा जाता था, जिसका यूज करते हुए उसने चंग के थोपड़े पर एक काफी जोरदार पंच हिट कर दिया, जिसके चलते वो बंदा धड़ाम से नीचे गिर गया। मगर अभी तक उसने हार नहीं मानी थी। वो फटाफट से अपने ड्रैगन को समन कर लेता है, मगर एफिंग ने उसके ड्रैगन पर भी एक जोरदार हमला कर दिया था, जिसके चलते फाइनली इस मुकाबले में एफिंग की जीत हो गई। उसने बड़ी ही आसानी के साथ चंग को हरा दिया था। मगर एफिंग की इस जीत से जीलिंग बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि एफिंग ने उसे बता दिया था कि मैं यह मुकाबला जीतकर तुम्हारे सारे एहसानों को चुका दूंगा। उतने में ही जीलिंग की बड़ी बहन अपने फादर से कहने लगी कि यह बंदा तो एक जीनियस है। क्या आप वाकई इस बंदे को यह फैमिली से जाने देना चाहते हो? ऐसे जबरदस्त जीनियस बार बार नहीं मिलते। इस बंदे ने कल्टीवेशन के 9 लेवल्स को एक ही दिन में पार कर लिया। अपनी बेटी की ये सारी बातें सुनकर एल्डर टियानी ने भी यह फैसला लिया कि वो एफिंग को अपनी फैमिली से नहीं जाने देंगे। तो उन्होंने तुरंत ही अनाउंस किया कि मैं अपनी छोटी बेटी जीलिंग का रिश्ता एफिंग के साथ तय करता हूँ। अब यह सुनकर जीलिंग उसे कह रही थी कि फादर, मैं उस बंदे से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन दिल में तो उसके लड्डू फूट रहे थे। और अब हमें एरिना का सीन दिखाया गया, जहां पर चंग डर के मारे अपनी तलवार को उठाने की कोशिश करने लगा। तभी एफिंग उससे कहता है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला तो यह कि मेरे सामने अपना सिर झुकाकर माफी मांगो, या फिर दूसरा यह कि मेरा मुकाबला करके अपनी मौत को गले लगा लो। तो बंदा काफी ज्यादा पैनिकिक होते हुए मास्टर वांग से कहने लगा कि प्लीज मुझे बचा लीजिए। हम दोनों के दरमियान एक डील हुई थी, जिसके तहत मैं यहाँ पर मुकाबला करने पहुँच गया। लेकिन वो आगे कुछ बोल पाए इससे पहले मास्टर वांग ने उस बंदे को खत्म कर दिया। वेल चंग को खत्म करने के बाद वांग हुई भी इस कॉन्टेस्ट का हिस्सा बन गया था। वो मास्टर टियानी इसे कहने लगा कि 20 सालों तक तेरी फैमिली सिटी को डोमिनेट करती आ रही, मगर अब बहुत हुआ। आज मैं अपनी वांग फैमिली को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। अगर तुझ में दम है तो तू यहाँ आकर मेरा मुकाबला करेगा। तो एल्डर टियानी भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मगर उतने में सिटी लॉर्ड बीच में इंटरफेयर करने लगे। वो कह रहे थे कि हंटिंग कंपटीशन में आज तक कभी बीस्टर्स का मुकाबला नहीं हुआ था, जिस पर वांगोई कह रहा था कि यह तो बस एक कंपटीशन है, इसमें तो हम सभी को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। और वैसे भी हंटिंग कंपटीशन में ऐसा कोई रूल नहीं जिसके तहत क्लैन हेड को फाइट करना मना होगा। जिस पर सिटी लॉर्ड कह रहा था कि हाँ, ऐसा कोई नियम नहीं, लेकिन तुम दोनों के कॉन्टेस्ट की वजह से दोनों फैमिलीज दांव पर लगेगी। तो बताओ, क्या तुम दोनों इस रिस्क को उठाने के लिए तैयार हो? जिसके लिए वांगोई ने तुरंत ही हाँ बोल दिया। वो मास्टर टियानी इसे कहने लगा कि आज मैं तेरी ए फैमिली के स्पाइन को ही ब्रेक करूंगा। आज इस पूरी सिटी से तेरी फैमिली का नामो निशान मिटने वाला है। उतने में एफिंग वांगई इसे कहने लगा कि शायद तुम भूल गए, इस राउंड का विनर मैं था। अगर तुम मास्टर टियानी के साथ मुकाबला करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। जो सुनते साथ ही वांगोई अपने एक टेलिसान का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक घोस्ट पपेट को समन कर लेता है, जो देख के फिंग कह रहा था कि शायद तुम्हारे 20 सालों की सारी मेहनत इसी पपेट पर लगाई गई है। जिस पर वांगुई कह रहा था कि इसे पपेट मत बोलो, यह तो उसका अपमान होगा। यह है मेरा डीमन किंग, और इसने पहले ही टियानो रेलम के 3 मास्टर्स को डिवावर कर लिया। साथ ही स्पिरिचुअल मार्शल रेलम के ना जाने कितने ही सारे जीनियस इसके हाथों मारे गए। और आज मैं तेरी भी मेरे डीमन किंग के सामने बलि चढ़ाऊंगा।
उसके बाद नंबर आएगा एल्डर टियानी का और अब उस डीमन किंग पपेट ने अपनी थंडर का इस्तेमाल करते हुए एफिंग पर हमले करना शुरू कर दिए। तो एफिंग भी यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उसके हर एक अटैक को डच कर रहा था। मगर फाइनली उस डीमन किंग ने उसे अपनी शील्ड की मदद से काफी पीछे धकेल दिया। यहाँ पर एफिंग थोड़ा सा घायल हुआ था और यह देखकर ही वांगुई का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तब तक वांगुई अपनी डीमन किंग की मदद से एफिंग पर एक और हमला कर देता है। सेकंड अटैक में उसने पॉइजन स्मोक का इस्तेमाल किया था, जो देखकर ही जीलिंग और उसके फादर को टेंशन आने लगा क्योंकि ये पॉइजन काफी ज्यादा अजीब था और उन्हें डर था कि एफिंग की लो कल्टीवेशन होने की वजह से शायद वो इस अटैक से बच नहीं पाएगा। मगर एफिंग तो लगातार उस बंदे की हर एक मूव को काउंटर करने लगा, जिससे वांगुई को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एफिंग ने नोटिस किया कि यह डीमन पपेट वांगुई की पावर को अब्सॉर्ब कर रहा है, तो उसके दिमाग में काफी अमेजिंग आइडिया आ गया। उसने तुरंत ही अपनी क्रिएशन फर्नेस को बाहर निकालकर उस डीमन पपेट की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को स्वेलो करना शुरू कर दिया, जिसके चलते वांगुई को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी क्योंकि यह पपेट उसी की स्पिरिचुअल पावर से कनेक्टेड है। सो यहाँ पर टेक्निकली बात की जाए तो ये फिंग इस बंदे की ही पावर को अब्सॉर्ब कर रहा था और फाइनली उसने लगातार 2 रेल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। वो ट्रू मार्शल रम से सीधे स्पिरिट मार्शल रेलम पर पहुंच चुका था। तभी मास्टर वांगुई उससे कहता है कि तूने मेरी ही पावर को अब्सॉर्ब करके ब्रेक थ्रू किया है, अब तो मैं तुझे बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर उसने अपने पपेट की मदद से एफिंग पर अपने 3 एरोस रिलीज कर दिए। मगर एफिंग की स्पिरिचुअल पावर काफी आसानी के साथ उन एरोस को डिस्ट्रॉय कर देती है और अब एफिंग ने यहाँ पर अपने गोल्डन ड्रैगन को समन कर लिया। दरअसल उसने प्रिंसेस मोशू के एंशिएंट ड्रैगन एफेंट फिस्ट को मास्टर कर लिया था। उसका एक ही पंच डिलीवर होते साथ ही वांगुई के तो पसीने छूट गए, मगर अभी तक उसने हार नहीं मानी थी। अरे वो अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए एफिंग पर एनर्जी अटैक करने लगा, मगर एफिंग उसे काउंटर करते हुए एक बार फिर से उस पर ड्रैगन फीस से अटैक कर देता है। उसने देखा कि डीमन पपेट तो इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला, इसलिए एफिंग ने उस पपेट पर अपने पंचेस की छड़ी लगा दी, जिसके चलते फाइनली वांगुई का पपेट पूरी तरह से खत्म हो चुका था। साथ ही वांगुई भी बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पटक जाता है। इधर ए फैमिली के लोग खुश थे, वो समझ गए कि इस बार का कंपटीशन वो जीत चुके हैं। वहीं पर वांगुई काफी ज्यादा पैनिकिक होकर एफिंग से पूछ रहा था कि बता तू है कौन? तूने इतनी भयानक फिश टेक्निक कहाँ से सीखी? जिस पर एफिंग कह रहा था कि मैं ए फैमिली का सर्वेंट एफिंग हूँ। अब यह सुनते साथ ही वो बंदा जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था कि 20 सालों से मैं ए फैमिली को हराना चाहता हूँ, तो आज तेरे जैसे नौकर के सामने हार कैसे मान सकता? अगर मैं मरने वाला हूँ तो तू भी मेरे साथ आएगा। इतना कहते साथ ही उस बंदे ने एफिंग की तरफ कुछ एक्सप्लोसिव्स थ्रो किए, जिसके चलते वहां पर कई सारे ब्लास्ट हो जाते हैं। मगर इससे एफिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा वांगुई अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर चुका था। साथ ही वहां पर हंटिंग कंपटीशन की अनाउंसमेंट हो गई। इस बार की विनर बनी थी यह फैमिली और यह सब पॉसिबल हो पाया एफिंग की वजह से। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।